बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की और साथ मैं अपने रिव्यूज़ दूंगा कुछ इन्फ्लेशन के बारे में। हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो प्राइसेस को कैसे अफेक्ट करती है। इसमें बिटकॉइन की प्राइस भी है, स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, इन सब की जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेशन डाटा जो रिलीज़ होता है हर महीने वो कैसे अफेक्ट करता है प्राइसेस को, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगन द वीडियो। अच्छा जी, बीटीसी की बात करेंगे। सबसे पहले ये जो आपके सामने ओपन है वो ये वीकली चार्ट है। वीकली मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये ऐसा जो बॉटम पे ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनते कि आप ये देखें कि जो विक्स हैं वो अपसाइड विक्स ज़्यादा है बनस्पत इसके कि डाउन साइड विक्स हो, और ना ही ये कैंडल्स कुछ हमें ये शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो बिटकॉइन में आ रहा है। तो ये बात मैंने की थी वीकली चार्ट पे, और साथ ही मैंने ये कहा था कि इवन BTC 28-30 के भी चला जाए फिर भी ये बेयर्स के कंट्रोल में ही रहना है। तो वीकली चार्ट में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं कि हम डिस्कस करें इस पर। तो हम सीधा जाएंगे हमारे डेली चार्ट पे। ये चार्ट जो है ये इस पे मैंने 2-3 वीडियो जितनी भी बनाई है मैं इन पे इस पे फोकस था मेरा कि जब तक BTC 22,500 से ऊपर है तब तक ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 25,000 के एरिया जो है वो हम टेस्ट करने जाएंगे। तो BTC ने 2 बार BTC वहाँ पे गया है 25,000 के एरिया पे, और यहाँ से रिजेक्शन भी काफ़ी दफ़ा हुई है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो हम डेली चार्ट से करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो BTC ने है जो सबसे हाई कैंडल बनाई थी डेली चार्ट पे, वो ये वाली कैंडल थी। अब ये जो कैंडल थी ये वो कैंडल थी जब CPI का डाटा यानी इन्फ्लेशन का डाटा आया था। अमेरिका की जो इन्फ्लेशन है वो पहले से कम हुई थी, तो जो जो ट्रेडर्स हैं उनका जो मार्केट के ऊपर ट्रस्ट है वो रीबिल्ड हुआ था। तो ये जो है ये न्यूज़ का बाउंस था, और इसकी वजह से जो है हमें एक हाईएस्ट क्लोज़ मिली थी। और इस क्लोज़ पे मैंने ये भी बोला था कि अगर यहाँ से ऊपर क्लोज़ होती है तो चांसेस ये हैं कि हमें ऊपर का पुश मिल जाए। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली अभी भी इसी लेवल के ऊपर होल्ड करके बैठा हुआ है, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो डेली चार्ट अभी भी ठीक है। इवन हमें यहाँ से 25,000 की रिजेक्शंस मिल रही हैं, लेकिन जब तक ये इस एरिया से नीचे क्लोज वापस नहीं होता, जो हमारा जो एरिया है 23,800 का एरिया, इससे नीचे डेली क्लोज जब तक नहीं होती डेली चार्ट आपका बुलिश ही रहेगा, इवन कैंडल्स जैसी भी है। ठीक है, तो डेली चार्ट तो अभी कुछ भी नहीं कह रहा कि हम कि जी मैं जो प्राइस है वो नीचे जाना शुरू हो सकती है या नीचे जाने लगी है, जो भी है, जब तक ये इस एरिया से ऊपर है 23,800। ठीक है, अब यहाँ यहाँ आप देखें इवन कैंडल ये जो इसको अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें इसको डोजी भी कहते हैं इसको, वो वो कुछ स्टार सा है वो भी कहते हैं। अच्छा, इवन कैंडल जैसी भी थी लेकिन इट वाज स्टिल अबव द स्पॉट। ओके, तो क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो तोड़ा है। जो बायर्स जो सेलर्स हैं उनको फेक आउट किया है, और वही कैंडल जो है ऊपर चलेगी। और यहाँ पे है जो जिन लोगों ने सेल किया था उन्होंने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, और मार्केट ने क्या किया, उनके स्टॉप लॉस उठा लिए। कुछ लोग लिक्विडेट भी हो गए होंगे जो हाई लेवल्स ट्रेडिंग करते हैं। 4 घंटे वाला चार्ट अगर हम देखें तो आई मीन 4 चार्ट, ये जो है ना 4 घंटे वाला चार्ट इस टाइम मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डेली से भी ज़्यादा क्लीन है इस टाइम। और वीकली तो हम उस पर बात ही नहीं की हमने, क्योंकि वो इतना क्लीन नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा इम्पोर्टेंट हाई था जो कि BTC ने बनाया 18,900 से यहाँ पे 24,300 300-200 आलमोस्ट। अच्छा, लास्ट टाइम जब 30 जुलाई को इसने इस हाई का फेक आउट दिया था तो हमें एक पुश आया था नीचे 22,400 का। उसके बाद फिर इसने फेक आउट दिया। ये जो फेक आउट था इसको मैंने आपके साथ अभी डेली चार्ट पे डिस्कस किया है कि ये एक
कैंडल का ट्रैप था ये वाला मूव, ये जो नीचे आया, इस कैंडल ने सेलर्स को ट्रैप किया और वापस जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो उठाए, अब वापस यहाँ पे जा रही है। ये जो ड्राइंग सी आप बनी यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है। ये मैंने यहाँ पे सुबह अब मैं हर वीक यहाँ पे एक रिपोर्ट बना के भेजता हूँ बिटकॉइन की। तो मैंने ये कहा कि अगर तो ये वाला जो हाई है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इससे नीचे अगर 4 घंटे वाली क्लोज़ हो जाती है तो यही जो लेवल है वो, ये जो मैंने ऊपर को पॉइंट किया हुआ है यहाँ पे, यही लेवल जो है वो इसको रेजिस्ट करेगा अगली दफ़ा, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है हमें एक नीचे का पुश आ जाएगा बिटकॉइन से। अच्छा, तो हुआ ऐसा ही। हम अगर 1 घंटे का चार्ट ओपन करें तो ये देखें, अब यही जो लेवल है ये इसको रेजिस्ट कर रहा है और प्राइस नीचे को जा रही है। तो जो 4 घंटे वाला चार्ट है ये हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइस है वो नीचे को पुश कर सकती है। हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि ये पीछे हॉरिजॉन्टल भी है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको 23,500। अब अगर 23,500 के 500 पे देखेंगे कि ये कैसे प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करती है। राइट नाउ जो सिचुएशन है वो यही है कि हम यहाँ से जब तक 24,300 के ऊपर वापस नहीं चले जाती प्राइस, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हम एक नीचे का पुश दें। कुछ फंडामेंटल्स आपके साथ मैंने डिस्कस करने थे, वो अभी मैंने वेबसाइट खोली है तो वो अभी आ जाएगा। अच्छा, पहला लेवल हमारे पास क्या है, 23,500। अगर तो ये होल्ड ना हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, ज़्यादा चांसेस, अगर तो डेली चार्ट जैसे मैंने आपको डेली का बताया है कि 23 जो है डेली का लेवल, 1 मिनट, डेली का जो मैंने लेवल बताया आपको 23,800, अगर तो ये भी इसके नीचे क्लोज हो गया तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जानी है प्राइस के नीचे जाने के। जो 4 आवर चार्ट है वो तो हमें पहले ही इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि प्राइस नीचे जाए। कल अगर ये 23,800 से नीचे क्लोज होता है तो कल हमें डेली भी एक इंडिकेशन दे देगा कि प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। जब डबल कंफर्मेशन हो जाएगी तो 23,500 का लेवल जस्ट एक छोटा सा बाउंस प्रोवाइड करेगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी यही है कि नीचे दोबारा वापस प्राइस चली जाए। तो वो हम देख लेंगे कि प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कैसे करती है। मेन जो लेवल है वो 4 घंटे में अभी इस टाइम हमारे पास लेवल है 24,300। जब तक प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाती, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि नीचे का पुश आए। कल हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी डेली चार्ट से, 23,800 से नीचे अगर डेली क्लोज हुई तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। उसकी वजह यह है कि बुल्स ने यहाँ पे 2 दफ़ा अपने बायर्स को ट्रैप कर दिया, यहाँ पे भी, और यहाँ पे जब ट्रैप किया था तो नीचे का पुश आया था। बिटकॉइन के लिए इतना ही। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो कैसे प्राइस को अफेक्ट करती है। उससे पहले मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ। वेडनेसडे को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है। दो तरह की एफओएमसी होती है। एक एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट रिलीज़ होता है और एक एफओएमसी मीटिंग होती है जिसमें वो सब कुछ डिस्कस करते हैं कि कौन सी पॉलिसी होगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करना या नहीं करना। वो जो डाटा आता है उसकी बेस पे होता है। अब इस मंथ जो हमें इन्फ्लेशन का डाटा आया है, डाटा ये आया है कि इन्फ्लेशन जो है उनकी रिड्यूस हुई है, लेकिन वो सिर्फ एक मंथ का डाटा है। ये सारी मैंने डिटेल यहाँ पे अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स को भेजी हुई है। तो सिर्फ एक मंथ का डाटा है, उसकी बेस पे ये इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो नीचे कर दें। हाँ, ये हो सकता है कि जितना इंटरेस्ट रेट ये पहले कर रहे हैं 75 बेसिक पॉइंट्स, इतना ही ज़्यादा हो जाए। तो ये तो वेडनेसडे को ज़्यादा पता चल जाएगा कि वो अगला जो है हमारा इंटरेस्ट रेट वो क्या आएगा। वेडनेसडे को भी एक अच्छा मार्केट मूव दे सकती है। हो सकता है उससे पहले ये जो हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे को, ये आ जाए और वेडनेसडे को जो है मार्केट दोबारा वापस ऊपर बाउंस कर जाए। अच्छा, इन्फ्लेशन अब जो है वो कैसे मार्केट को इफेक्ट करती है। अच्छा, इन्फ्लेशन ये है कि
ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं चीज़ों की, अब आप खुद सोचें, बीटीसी जो है वो रिस्क ऑन एसेट्स में आता है। इसके बाद हम वो भी डिस्कस करेंगे रिस्क ऑन एसेट्स क्या होते हैं और रिस्क ऑफ एसेट्स क्या होते हैं। अच्छा, रिस्क ऑन एसेट्स में आता है मतलब ये रिस्की एसेट है। अब आप खुद सोचें कि जो चीज़ों के रेट्स हैं वो आए दिन ऊपर जाते जा रहे हैं, तो जो है मिडिल क्लास लोग वो ये नहीं चाहेंगे कि अपनी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे इंक्रीज़ हो रही है उसको छोड़ के रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी जो है जितने पैसे उनके पास बचें वो भी ज़ाया हो जाए। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो ये जो रिस्क ऑन एसेट्स होते हैं, जिसमें बिटकॉइन भी है, जिसमें आपका S&P भी आता है, उसमें आपका नेस्डेक भी आता है, उसमें जितने भी स्टॉक्स हैं वो जितने भी स्टॉक्स हैं और ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये सारी इसमें आती हैं। जब इन्फ्लेशन नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इससे पीछे इन चीज़ों से पीछे हटते हैं, इनसे पैसे अपने निकालते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि प्राइसेस जो है नीचे आ जाते हैं। अब इसकी लेटेस्ट एग्जांपल यही है कि पिछले जो थोड़े दिन लास्ट वीक जो इन्फ्लेशन के नंबर आए वो कम आए, मतलब इन्फ्लेशन उनकी कम हुई है। तो क्या हुआ था, बीटीसी बिटकॉइन टेम्परेरीली ऊपर गया, अब नीचे, अब आप बोल रहे हैं ऊपर, अब आप कहेंगे कि ऊपर गया है तो फिर अब नीचे क्यों आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हम अभी भी एक मंथ अच्छा जाने से का मतलब ये नहीं होता है कि बस सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे 3 4 5 6 मंथ इनको लगेंगे। अगर कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन इनकी कंट्रोल हो गई तो फिर जो है इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो रिस्क ऑन एसेट्स में वापस आएगा। फिर हम देखेंगे कि बिटकॉइन और स्टॉक्स की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगे। अच्छा, एक और इंडिकेटर है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल कैसे हो रही है नहीं हो रही, वो है यूएस ऑयल। अच्छा, यूएस इस ऑयल से हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी या नीचे आ जाएगी। ऑयल जो है इस टाइम जो आधी दुनिया है ना, आधी से ज़्यादा दुनिया वो ऑयल पे चल रही है। हमारी फैक्ट्रीज जो हैं वो ऑयल पे चल रही है, हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑयल पे चल रही है। अब जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या जितनी भी चीज़ें जो भी चीज़ें एक्टिविटी होती है वो सारी ट्रांसपोर्ट पे चलती है। अब जब ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस उनको ज़्यादा लगता है, फैक्ट्रीज चलाने के लिए जो उनको ऑयल लगता है वो उस पर ज़्यादा पैसे लगेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चीज़ों की प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये पिछले पिछले कुछ 1.5 मंथ से क्या हो रहा था, ऑयल की प्राइस जो है नीचे आई है तो इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो भी नीचे आ गए। अभी भी अगर हम टेक्निकली देखें तो लास्ट वीक का जो लो था वो तोड़ रहा है ऑयल। तो टेक्निकली ये देखें तो और भी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो यूएस ऑयल है उसकी प्राइस नीचे आए डाउन टू 75-74। एक तो ये इंडिकेटर है हमारे पास कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट जो इन्फ्लेशन का डाटा आएगा वो भी कम ही आएगा। तो उससे हम क्या गैस कर सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो या तो एक जगह पे स्टेबल हो जाएंगी या फिर जो प्राइसेस हैं वो ऊपर को जाएंगी। ये हमें वेडनेसडे को पता चल जाएगा कि उनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे रिस्क ऑन एसेट्स की और रिस्क ऑफ एसेट्स। अच्छा, रिस्क ऑन एसेट्स मैंने पहले मेंशन कर दिए कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तब लोग रिस्क, अब आप अपने आप की एग्जांपल लें। अगर आपके पास खाने के लिए कम पैसे हैं या आपके पास पैसे इतने हैं कि आप उनको ज़ाया नहीं करना चाहते, तो आप कौन सी चीज़ चूज़ करेंगे, वो चीज़ जिसमें रिस्क है या वो चीज़ जिसमें रिस्क कम है। तो ये जो बिटकॉइन है, स्टॉक्स हैं, ये रिस्क ऑन में आते हैं, इसमें रिस्क, इन चीज़ों में रिस्क ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे नहीं आता। अब रिस्क ऑफ की चीज़ें क्या होती है, रिस्क ऑफ में आपका डॉलर आता है, रिस्क ऑफ में आपका गोल्ड आता है, रिस्क ऑफ में आपकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब डॉलर को देखें तो पिछले कुछ मंथ से डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। अब उसकी वजह भी यही है कि पिछले कुछ मंथ से इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रही है।
अब लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो वो डॉलर को सेफ हेवन कहा जाता है, डॉलर को भी और गोल्ड को भी और प्रॉपर्टी भी। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपना पैसा डॉलर में डाल रहे हैं, डॉलर ज़्यादा हो रहा है, डॉलर की जो प्राइस है वो ज़्यादा हो रही है। जो रिस्क ऑन एसेट्स हैं क्लियरली आप दे सकते हैं, जैसे ही जिस तरह डॉलर का चार्ट ऊपर को था, ऊपर को है, बिटकॉइन का चार्ट नीचे को है, सेम है, डेट्स भी सेम है ऑलमोस्ट। तो रिस्क ऑन एसेट्स पे लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको अपने पैसे बचाने होते हैं और उनको अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग बचानी होती है। इसी यही वजह है कि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती तब तक बिटकॉइन की प्राइस और तब तक स्टॉक्स की प्राइस है वो ऐसी फ्लक्चुएट होती रहनी है। ऐसे अगर तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होती गई तो तो ये जो प्राइसेस हैं वो नीचे आती जाएंगी, डॉलर ऐसे ही अपनी जो है वैल्यू गेन करता रहेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप and subscribe to the channel. I will see you in the next video. Allah Hafiz.